इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। बीइंग अ प्रोफेशनल एकेडमिशियन, आपको लगता है कि ना कहीं एजुकेशन आपका बहुत आपके दिमाग में हावी रहती है कि स्टूडेंट जो भी हो, कहीं से किसी भी तबके का हो, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतनी तो एक माँ बाप उम्मीद करता है कि बच्चा मेरे बूढ़े होने पर मुझे 2 रोटी मुझे दे देगा। क्योंकि पहले सेंसिटिव अगर हम उन लोगों के लिए हो जाएंगे ना जो हमें कुछ दे नहीं पा रहे लाइबिलिटीज़ के लिए, तो समाज में ना ओल्ड एज होम होंगे, ना कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को घर से निकालेगा। तो ये हमेशा होता है कि लड़की को पढ़ा के हम क्या करेंगे। ये सब जगह है। जो लोग ऐसी दूध चढ़ा देते हैं मंदिर पे, जो नाली में चला जाता है, जो दूध बच रहा है ना आपका, उन जानवरों को डाल दो। वेलकम टू फेस न्यूज़। हमारे साथ दिव्या तंवर जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्या इनका समाज में इन्होंने अपने आप को कहाँ स्थापित किया है और किस तरह की इनका जो सफ़र रहा है समाज सेवा का, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो दिव्या जी, आपका स्वागत है फेस न्यूज़ में। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप एक लेक्चरर हैं और शिक्षा के क्षेत्र से आपका बड़ा लगाव रहा है और अभी भी है, और उसके साथ साथ ये समाज सेवा का जुनून आपको कहाँ से और कब पैदा हुआ और किसकी क्या वजह रही? थैंक्स अ लॉट सर ये पूछने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि हर एक इंसान में कहीं ना कहीं कुछ खूबियाँ तो होती हैं। तो जब मैं पढ़ा रही थी, मतलब मैं एक कॉलेज में थी, उसके अंदर मेरा एक इंटरेक्शन हमेशा से लोअर स्टाफ के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो उनमें से हमेशा प्रॉब्लम ये आती थी कि कोई औरतें जैसे आपस में बात कर रही हैं तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, या क्योंकि हमारे दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग काम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, या बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, या कोई ना कोई मिसलीडिंग कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है। तो मैंने एक ब्रिजिंग का काम किया। यहाँ से मेरी ये जो दिव्य फाउंडेशन की स्थापना नहीं कह सकती, यहाँ से हम शुरुआत में सोचा गया कि इस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि आपके बच्चे का अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न शायद आधार कार्ड ना हो, शायद किसी की गवाही से हो जाए। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी। और जैसे अगर ओल्ड एज है कोई, कि ओल्ड एज में ना लोगों की ना जैसे पेंशन आती है, तो पेंशन में अब जिन लोगों के पास पेंशन आती है, ये हमें समझना पड़ेगा कि वो शायद लिटरेट ना हो और उस लेवल के हों जहाँ पे उनके पास साधन एक वही रह गया हो कि हमें कमाने का साधन यही है। तो उन लोगों के लिए हमने थोड़ा सा ब्रिजिंग का काम किया, और ये स्टार्टिंग थी इस ऑर्गेनाइजेशन की थॉट प्रोसेस की। तो ये 2013 में 13-14 में हमने स्टार्ट कर दिया। दिव्या जी, आपने अपनी सोशल सर्विसेज कहाँ से शुरू की, समाज की सेवाएं कहाँ से शुरू की, ये तो आपने बताया। मैं ये जानना चाहूँगा, दिव्या फाउंडेशन जो जिसकी आप जो संस्थापक हैं, तो वो आपने उसमें क्या क्या आपकी एक्टिविटी रहती है? देखिए, दिव्य फाउंडेशन की जैसे हमने कहा ना, स्टार्टिंग ही हमने इस तरीके से करी थी कि अगर कोई स्लम में है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले तो बच्चे ही थे, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल एकेडमिशियन, आपको लगता है कि ना कहीं एजुकेशन आपका बहुत आपके दिमाग में हावी रहती है। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये था कि एक शिक्षा ना एक ऐसा है कि जिसी से हम पढ़ सकते हैं, और वो सबका अधिकार है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपके पास शिक्षा तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो इसीलिए एक तो दिव्य फाउंडेशन का पहला वर्टिकल हमारा दीक्षा था। दीक्षा की एजुकेशन फॉर एवरीवन, कि स्टूडेंट जो भी हो, कहीं से किसी भी तबके का हो, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे उसके अंदर तो पहला वर्टिकल हमारा ये है। देन उसके बाद जो आता है श्रम आता है। श्रम के अंदर हमारा क्या काम है कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो दिव्य फाउंडेशन के अंदर काम करना चाहती है, तो उनको स्किलिंग हम कैसे प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे इस दिव्य फाउंडेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, कि छोटी छोटी चीज़ों से उनको कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दिया हो गया, या कैंडल मेकिंग हो गई। मतलब मैं खासतौर से जो बच्चों पर और महिलाओं पर फोकस रहता हाँ, है। महिला और बच्चों पे हमारा फोकस रहा हमेशा। और उसके बाद अगर तुम इन सारी चीज़ों को अगर ढंग से कर पा रही हो, जो थर्ड वर्टिकल है ना दिव्य फाउंडेशन का, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें जो लगता है कि एम्पावरमेंट के साथ जो एजुकेशन, एम्पावरमेंट, और साथ में ना किस पैसा आना चाहिए। तो पैसा कैसे कमाएगा कोई जो जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो हम कोशिश करते हैं ब्रिजिंग का काम करने के लिए। तो उनके पास क्या होता है कि हम आप उनको गाइड करते हैं कि आप कहाँ से लोन ले सकते हैं, किस तरीके का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, या एमएसएमई या जैसी जो भी स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उनको बताने की कोशिश करते हैं एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे वो समझ सके। क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि जो जितनी भी टीम वो होती है ना,
जिसे कहते हैं ना, जितने भी फंड्स आते हैं वो हमेशा अनयूटिलाइज क्यों चले जाते हैं, क्योंकि बताने वाला नहीं है कि वो फंड किसके लिए आया है, क्यों आया है और उसको अप्लाई कैसे करें। तो शायद हम कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने दो सब्जेक्ट दो किसी भी उसके लिए, समुदाय के लिए या किसी भी कौम की तरक्की के लिए दो चीज़ें मेन होती हैं कि एक एजुकेशन और एक जो है फंड। तो आपने सबसे पहले एजुकेशन को पकड़ा, तो उस एजुकेशन के ऊपर आप काम कर रही हैं, इसकी कोई खास वजह, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ऑफकोर्स एजुकेशन की अगर प्रेरणा कही जाए तो मेरे मम्मी पापा दोनों बोथ आर्यन अकेडमिशियन थे और उनका काम था। मेरे को मेरी ना घर की परवरिश ही ऐसी हुई है कि टीचर के परिवार में मेरा जन्म हुआ और मम्मी पापा दोनों ही टीचिंग में थे। तो मुझे हमेशा से ये बात सिखाई गई, समझाई गई कि एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से आप निखरोगे, बढ़ोगे और कुछ ना कुछ कमाओगे, ज़िंदगी में अपना नाम कर पाओगे। तो एजुकेशन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। एक समृद्ध इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए एजुकेशन की महत्वता को जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी समाज सेवा जो लगभग पिछले 12-15 साल से रेगुलर आप कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि भाई ये काम मेरे जीवन में अभी और मुझे कुछ करना है, कुछ आपकी प्लानिंग फ्यूचर की कुछ? क्वेश्चन पूछा है ना आपने, मुझे लगता है अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा। अभी तो मैंने ये सोचा है कि अभी तो मुझे समझ आया कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग ना बहुत इस्टेब्लिश के उसमें भी नहीं कर पाए। अभी तो हमारे लिए ये था कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी है, सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है, अभी तो समझने में ही हमारा। अच्छा, ऐसा कोई काम जिसको करके अभी के जो जितना एक्सपीरियंस रहा उसमें ऐसे मन को संतुष्टि हो कि ये मेरा काम जो समाज के लिए या किसी महिला के लिए, किसी बच्चे के लिए अच्छा कर दिया, इससे मेरे को ज़्यादा एक सर मुझे लगता है कि जो लोग आपसे कुछ कह नहीं पाते, जो चीज़ें आपसे बात नहीं कर पाती, उन लोगों के लिए एक तो हमेशा से स्लम मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि मैं कुछ ना कुछ, अगर मुझे कुछ पैसे से भी मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं पढ़ा दूँ, कुछ ना कुछ करा दूँ। और जो जानवर होते हैं ना, मेरे लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग तुमसे बोल नहीं पा रहे कि किस तरीके की प्रॉब्लम से ये फेस कर रहे हैं। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा काम होता है कि उनको फीड तो करिए। मैंने देखा अभी आपके एंट्री करते हुए हैं छोटे छोटे पपी थे, और इसके अलावा आप बताइए गाय की सेवा भी आप करती हैं। तो इसकी जो जानवरों की जो सेवा करने का जो आपके मन के अंदर भाव, ये सब कहाँ से सब सीखा ये सब? ये तो बचपन से था सर, और बचपन से ये चीज़ होती है कि शायद मैं गांव से पली बड़ी हूँ, तो मैंने घर में देखा कि बहुत सारे जानवर हैं और मुझे ना हमेशा से बहुत अटैचमेंट थी। जैसे घर में गाय भी है ना, तो जैसे गाय और भैंस होती थी तो जो फीमेल होती थी उसको रख लिया जाता था और जो मेल है उसको दे दिया जाता था। तो मेरी तो लड़ाई भी इसी बात पे होती थी कि इसको मत दो प्लीज़। तो मैं स्कूल भी नहीं जाती थी और मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि ये लड़की स्कूल जाएगी तो ये जाएगा यहाँ से। नहीं, महानगरों में जहाँ इंसानों को जो है अपने उनके खुद के रहने के लिए जगह नहीं होती है, और आपने ऐसे माहौल में जो है जानवरों के लिए भी अपने एक जगह बनाई और उनकी सेवा कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो और जो लोग हैं जो सेवा जो कम होती जा रही है समाज में, पहले गायों की बहुत पूजा होती थी, मगर अब जो है गाय तो खासतौर से राजनीति के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो और भी बहुत सारे जानवर हैं इसी तरह के, तो सेवा करनी, इसमें क्या संदेश देना चाहोगी आप? देखो मैं ना हमेशा एक, आई थिंक वो थोड़ा फनी भी होगा कि जो लोग ना, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि जो लोग ऐसी दूध चढ़ा देते हैं मंदिर पे जो नाली में चला जाता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूध चढ़ा दो, भगवान जी थोड़े से दूध पे ही खुश हो जाएंगे, वो 1 किलो दूध में नहीं खुश होंगे। तो जो दूध बच रहा है ना आपका, उन जानवरों को डाल दो। तो ये मेरा हमेशा से होता था। मैं मंदिर के पास अगर वॉक भी कर रही होती थी अपने सुबह मॉर्निंग में, तो मेरे को ये होता था कि इतना सारा दूध तो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा डाल दो, थोड़ा ना इन बच्चों को दे दो, क्योंकि ये सुबह से भूखे हैं। क्योंकि तुम इतने सारे बड़े लेवल पे तो नहीं कर पाओगे ना कहीं। और ये तो चीज़ हमारे समाज में ना कि कुछ चीज़ तुम अगर उसको ना अटैच कर दो ना अच्छे काम से कि आपका भला होगा इस सारे काम से, अगर आप कर भी दोगे ना, तो ये जो चीज़ है ना लोगों को समझ में तो आनी चाहिए। क्योंकि समाज में अगर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे ना, लोग सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है, तो उसका रीज़न ये है कि हम सेंसिटिव किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि पहले सेंसिटिव अगर हम उन लोगों के लिए हो जाएंगे ना जो हमें कुछ दे नहीं पा रहे हैं लाइबिलिटीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर ना हमारे समाज में ना ओल्ड एज होम होंगे, ना कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को घर से निकालेगा। नहीं, मैं यहाँ एक बात बात करना चाहूँगा कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं और उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है कि भाई कम से कम इतनी तो एक माँ बाप उम्मीद करता है कि बच्चा मेरे बूढ़े होने पर मुझे 2 रोटी मुझे दे देगा। मगर जो वर्तमान हालात हम देख रहे हैं, ये संस्कार भी जो है हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, और माँ बाप जो ओल्ड एज होम है ये, तो ये सब उसी की देन है। इस बारे में जो जनरेशन है नहीं, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखो गैप तो जिसे कहते हैं ना, जनरेशन गैप तो ज़रूर है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो अगर मैं इसे कहूँ ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को
पंख तो देना चाहते हैं कि वो हर एक चीज़ में बहुत अच्छे बने, हर एक चीज़ के अंदर वो फर्स्ट भी आएँ, वो सेकंड भी आएँ और वो ये काम भी करें, वो काम भी करें, पर उनको उड़ना देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इसी घोंसले में रहें। तो ये कैसे पॉसिबल? तो कहीं न कहीं तो उनकी सोच भी चेंज होगी इसी चीज़, क्योंकि आपको भी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं हो रहे तो वो आपको छोड़ के जाएँगे। कहीं न कहीं आपको भी उनके साथ थोड़ा-सा एडवांस होना पड़ेगा, उनको थोड़ा-सा आपके जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ ना कि अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो इक्विलिब्रियम दोनों की तरफ से होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स को बच्चे लायबिलिटी समझे, पेरेंट्स को बच्चे हमेशा इस तरीके से ले कि ये हमारा सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो वहाँ से तो ये है कि माँ बाप को भी समझना पड़ेगा और बच्चों को भी समझना पड़ेगा, जिसका गैप होता जा रहा है। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो बहुत। आप रूरल एरिया में, स्लम एरिया में इतना काम करती हैं तो कुछ समस्याएं कुछ आती होंगी? समस्या से सोशल मीडिया के हिसाब से बताऊं आपको? नहीं, जो समाज के बीच में जाके आप काम करती हैं तो किस किस तरह की समस्याएं कुछ सर, अगर ना जैसे एजुकेशन की बात करूं तो ये हमेशा होता है कि लड़की को पढ़ा के हम क्या करेंगे, ये सब जगह है। ये नहीं कह रही कि ना शहरों में भी कम है, ये नहीं, हर एक जगह पे है। आप सोचो कि पेरेंट्स ना उसके दहेज के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, पर उसको पढ़ाने के लिए वो खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो गैप है ना, ये कैसे जाएगा? क्योंकि अगर ये जो सारी चीज़ें, अगर मैं कहती हूँ कि ये जो आप दहेज के लिए उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उसको पढ़ाई में लगा दो। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा आती है एजुकेशन में कि लड़के की पढ़ाई में हम इतना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, पर लड़की की पढ़ाई पे हम नहीं करते। ये आप देख लेना, हर एक जगह होगा जहाँ पे भी आपको लगेगा ना कि दो बच्चों में कोई ना कोई किसी भी, जैसे कहते हैं ना, शहरों में भी ये सिमिलैरिटी और ये जैसे कहते हैं ना कि डिसिमिलैरिटी आपको दिख जाएगी। मतलब अभी जो है, जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं पिछली, अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह? सर, दिखाने को खत्म हो गया, पर सच में मुझे लगता है कि नहीं खत्म। प्रैक्टिकल नहीं है, जमीन पे नहीं है, जमीनी तौर पे नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि आपको, क्योंकि हमारे रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर, हम अपने रिचुअल्स में बच्चों को पार्टी करने के लिए कह सकते हैं, पर रिचुअल का मतलब नहीं समझाते। ये एक पर्टिकुलर रिचुअल का मतलब क्या है? इस रिचुअल का मतलब यह है कि अगर फास्टिंग भी है, जैसे आप में रोज़ा होता है कि फास्टिंग भी है, उसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते किसी भी, जैसे कहते हैं ना, किसी भी प्रोवोकेशन को, चाहे वो अच्छी तरीके से हो चाहे बुरी तरीके से हो, चाहे आपको ये लगता है कि मुझे लग्जरी चाहिए या आपको ये चाहिए कि मुझे किसी भी चीज़ को देख के गुस्सा आ रहा है, तो प्रोवोकेशन अगर आपको कंट्रोल करनी नहीं आती तो कहीं ना कहीं तो फिर आपके इफेक्ट करेगा ना आपकी मेंटल हेल्थ। मैंने बहुत सारी शील्डें देखी हैं आपके यहाँ, तो बड़ा सम्मान मिला है आपको, कई सारी मंचों पर आपको सम्मानित किया गया। वो कैसा फील करती हैं उस वक्त के, भाई क्या क्या महसूस करती हैं? सर, अभी तो मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, सच में आपको बताऊँ कि मुझे ना अभी तक ना ये लग रहा है कि अभी तो हाँ, ये चीज़ हुई है कि कुछ तो हुआ है, बट बहुत कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो मेरी स्टार्टिंग में नहीं हुई है सर। चलिए, ये थी हमारे साथ दिव्या तंवर जी, कह रही हैं ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत कुछ सोच के रखा है इन्होंने, और उस बहुत कुछ के लिए भी हम अपडेट लेते रहेंगे, बीच में मिलते रहेंगे इनसे समय समय पर। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।